तो अगर फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट। तो ये काउंटेबल यूनियन है, क्योंकि सेकंड कैटेगरी का है, तो इसका मतलब कि सभी एसएन कैन नॉट बी नोवेयर डेंस, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, बी इज इक्वल टू दिस थिंग, टी भी लगा दिया आपने। जब टी भी लगा देंगे तो आपको मालूम है कि किसी भी कोई अगर फंक्शन एफ है तो एफ ऑफ कैपिटल ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए यूनियन कैपिटल बी। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल, टी ऑफ बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब चूंकि टी ऑन टू है तो टी ऑफ बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी डैश, और तो टी ऑफ बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू टी ऑफ दिस थिंग, टी अंदर चला जाएगा तो यूनियन टी यूनियन दिस थिंग। सो दिस इज, एक ब्रैकेट लगाना यहां भूल गए, दिस इज समथिंग लाइक दिस थिंग। तो हमने क्या दिखाया कि ये बी डैश जो है, ये बी डैश जो है, दिस इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ दीज सेट्स। अब चूंकि बी डैश इज अ बनाक स्पेस, हैंस कंप्लीट बाय बेयर कैटेगरी, इट कैन नॉट बी ऑफ सेकंड कैटेगरी, यानी कि ये सभी के सब दे कैन नॉट बी नोवेयर डेंस। तो इसमें कम से कम एक सेट ऐसा मिल जाएगा जो कि नोवेयर डेंस नहीं होगा, यानी कि उसके क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी नहीं होगा। तो मान लीजिए वो जो मिल रहा है, वो मिल रहा है दैट इज टी एस एन जीरो। तो एक ना एक आपको एन जीरो मिलेगा, सच दैट टी एस एन जीरो इज नॉट नोवेयर डेंस, विच मीन्स कि उसके क्लोजर का इंटीरियर विल नॉट बी एम्प्टी, राइट। तो हम क्या करेंगे, चूंकि नॉन एम्प्टी नहीं है तो इसमें से एक एलिमेंट हमको मिलना लाजमी है, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया इसके अंदर, राइट, इसके अंदर ले लिया। अब जब इसमें ले लिया एलिमेंट, तो इसमें लिखा जरूर नहीं है, तो आप देखिएगा जब इसमें ले लिया तो y ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस क्लोजर, क्योंकि इंटीरियर तो उससे छोटा है ना, तो y ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लोजर। तो क्लोजर का मतलब क्या हो जाएगा, दैट y इज गोइंग टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ टी एस एन जीरो, ठीक है। अगर y आपका मान लीजिए ए क्लोजर में है, देन y इज गोइंग टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट विल हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद टी एस एन जीरो। तो ये भी एक ओपन सेट है, इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होता है, सो कंटेन भी कर रहा है, लिहाजा इसका इंटरसेक्शन विद टी एस एन जीरो वी विल नॉट एम्प्टी, सो दिस विल नॉट बी एम्प्टी। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो उस एलिमेंट को हमने नाम दे दिया y जीरो। तो हमने किस चीज का इस्तेमाल किया कि y चूंकि इसके अंदर है, इसलिए इसके बड़े वाले सेट टी एस एन जीरो क्लोजर में भी है, इसलिए y इज गोइंग टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ टी एस एन जीरो। लिमिट पॉइंट की परिभाषा गारंटी देती है कि y को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट विल हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद दिस थिंग, और चूंकि इंटीरियर ओपन सेट है और कंटेनिंग y कर रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन विद टी एस एन जीरो विल बी नॉन एम्प्टी, इसलिए आपको एक एलिमेंट y जीरो मिलना लाजमी है। तो आपको एक y जीरो मिल जाएगा, तो ये हमने रीजन दिया ऐसा क्यों, बिकॉज y जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग, ओके। अब इस y जीरो की मदद से हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम b डैश टू b डैश। वो करता क्या है, किसी भी y को ट्रांसलेट कर देता है, y माइनस y जीरो कर देता है, राइट, y माइनस y जीरो कर दिया तो ऑब्वियसली ऑन टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, ऑन टू हो गया। और ये जो है आपका कंटिन्यूस क्यों होगा, बिकॉज इट मैप्स एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इन बी डैश टू ए कन्वर्जन सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है yn कन्वर्जिंग टू y इन बी डैश, अगर yn कोई सीक्वेंस है जो कि y को कन्वर्ज कर रही है बी डैश में, तो हमको दिखाना है कि इसकी इमेज विल कन्वर्ज टू इमेज ऑफ दिस थिंग। सो एफ ऑफ yn क्या हो जाएगा, एफ ऑफ yn की परिभाषा के हिसाब से क्या हो जाएगा, yn माइनस y जीरो, yn माइनस y जीरो, दिस विल कन्वर्ज टू y ऑलरेडी कन्वर्ज, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, y is converging already to y, so this is going to converge to y minus y0, और y minus y0 है क्या, fy है, तो क्या हो जाएगा, this sequence fyn is converging to fy। तो जब भी y is converging to y in b dash, इसकी image is converging to the image of that limit, which shows that this f is continuous। onto तो है ही है, तो onto इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स मान लीजिए f इनवर्स है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर f भेजता है y को y माइनस y जीरो में, तो इनवर्स क्या करेगा, y को भेज देगा y प्लस y जीरो में, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और वैसे ही जैसे आपने यहाँ दिखाया है कि f इज कंटिन्यूस, वैसे ही आप दिखा सकते हैं कि अगर यहाँ कोई कन्वर्ज सीक्वेंस ले लें तो उसकी इमेज अंडर f इनवर्स इज आल्सो गोइंग टू बी कन्वर्जन, एंड हमने आप दिखाया है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए अगर f, अगर तो आप क्या कीजिए, पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नीले की लाइन के ऊपर तक आप कल ले चुके थे, इसके नीचे का स्क्रीनशॉट लीजिए। सर पेज थोड़ा सा नीचे कर दीजिए।
नीचे का मतलब प्रॉब्ली यू वांट दिस थिंग, ये चाहती है ना? अब ठीक है? Yes. Yes. ठीक है, हाँ, ओके। ओके, तो हम एक बार फिर से दोहरा दें, राइट, कि हमने एक फंक्शन f डिफाइन किया विच सेंड्स y टू y माइनस वाई जीरो, उसका इन्वर्स दिखा दिया कि f और उसका इन्वर्स दोनों के दोनों कंटिन्यूस है। ये बाइजेक्टिव भी है, कंटिन्यूस भी है, इन्वर्स भी कंटिन्यूस है। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि दिस इज गोइंग टू बी ए होमोमॉर्फिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि ये जो फंक्शन है दिस इज होमोमॉर्फिज्म। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए कि ये y0 जो था, ये y0 कहीं लिखा होगा, ये y0 था, ये जो मिला था हमको y0 से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो y0 इसमें बिलोंग कर रहा है और ये हमेशा इंटीरियर से बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी इंटीरियर जो है ओरिजिनल सेट से छोटा होता है, तो दिस इज ऑलवेज कंटेन्ड इन दिस थिंग, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमने 0 लिया, 0 आई कैन राइट एज y0 माइनस y0 विच इज इक्वल टू एफ y0, ये f की परिभाषा थी। तो f ऑफ y0 क्या होगा, y0 माइनस y0 यानी 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू f0। सो f of y0 will be contained in f of this thing, वही यहाँ लिखा हुआ है। सो f of y0 is contained in f of this thing, which is contained in f of this thing, which is f of this thing। अब यहाँ पर आप इस चीज को नोट कीजिए कि चूंकि हमारी ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इसलिए आपको ये चीज याद होगी, होमोमॉर्फिज्म है तो f इज होमोमॉर्फिज्म implies कि अगर आपने कोई भी सेट A लिया और उसका क्लोजर लिया, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग। अगर केवल कंटेंट होता तब क्या होता, कंटिन्यूस होता। हम लोगों ने एक्सरसाइज प्रूफ किया था कि f इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी सबसेट A of x f of a क्लोजर इज कंटेन्ड इन f of, लेकिन अगर यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म है तो 1 on 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस विल ऑलवेज हैपन क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। तो इसलिए चूंकि ये f होमोमॉर्फिज्म है, हम फिर से रिपीट कर दें। सो दिस इज इक्वल टू दिस विच इज कंटेन्ड इन दिस। तो ये इसको a मान लीजिए, TSN0 को a मान लीजिए, तो f of a क्लोजर इज इक्वल टू इस पूरे का क्लोजर। अच्छा, f TSN0 क्या हो जाएगा, ये f की परिभाषा है, तो f of TSN0 क्या हो जाएगा, अगर TSN0 यहां जाएगा आपका TSN0 माइनस वाई हो जाएगा। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, TSN0 माइनस y0, ये यहां पर हो जाएगा, राइट। तो इससे ये सिद्ध हो गया, 20 का आप भूल जाइए, हमने दिखा दिया कि ये चीज याद रखिए कि 0 इसके अंदर है जो इसके अंदर कंटेन्ड है, ये इंटीरियर है, राइट। क्योंकि f जो है आपकी होमोमॉर्फिज्म है, तो ओपन मैप भी हो गया, तो ये ओपन सेट है, तो इमेज ऑफ एन ओपन सेट अंडर होमोमॉर्फिज्म ये ओपन हो गया। तो ये एक ओपन सेट है कंटेनिंग 0 व्हिच इज कंटेन्ड इन दिस थिंग, देयरफॉर 0 इज गोइंग टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस थिंग, राइट। क्योंकि इस सेट के अंदर 0 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट दिखाई पड़ रहा है, therefore this 0 is going to be an interior point of this thing, right। ये अच्छा, इसमें एक चीज हम लिखना भूल गए, ये y नहीं है, y0 है, ठीक है। सो यहां से ये निष्कर्ष निकाला that 0 is interior point of this thing। इसको याद रखिएगा, हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो उसको हमने दे दिया नंबर 1, राइट, इसको बोल दिया नंबर 1। सो नाउ y0 जो है कहीं लिखा होगा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, y0 जो है इसके अंदर है, तो y0 यहाँ इसके अंदर भी है,
राइट। तो चूंकि y0 इसके अंदर है, आई कैन यूज इट। y0 चूंकि इसके अंदर है, देयरफॉर y0 कैन बी रिटन एज t ऑफ सम एलिमेंट ऑफ n0। हमने वो लिख दिया y इज इक्वल टू t x0 फॉर सम x0 इन Sn0। अब अगर आप कोई भी z लें जो कि इस सेट पे बिलोंग करता है, तो यू कैन राइट इट एज z ऑफ सम एलिमेंट ऑफ दिस थिंग माइनस y0। तो आई कैन राइट z एज t ऑफ समथिंग x कमिंग फ्रॉम हियर, वो, और y0 तो पहले ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहां भी हम लिखना भूल गए, गलत, ये y0 की जगह पे ये क्या है, y0, आई एम सॉरी। फिर से रिपीट कर दें, तो y0 इसमें है तो y0 इज इक्वल टू t ऑफ सब एलिमेंट हियर, उसको x0 बोल दिया। अगर z इसमें है तो z शुड बी इक्वल टू t ऑफ सम एलिमेंट ऑफ हियर, जिसको हमने x लिख दिया, x बिलोंग टू Sn0 माइनस y0, y0 पहले से ही आपका tx0 है, यहाँ लिख दिया। और जो कि टी ट्रांसफॉर्मेशन है, यू कैन पुल t आउट एंड यू कैन राइट दिस थिंग एज दिस थिंग फॉर सम x इन Sn0। तो फॉर एनी z कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस, ये ध्यान दीजिए, फॉर एनी z इन दिस, z कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब अगर यहां पर देखिए x0 Sn0 में है, ये x भी Sn0 में है। Sn0 क्या था? Sn0 था ओरिजिन सेंटर्ड ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस n0। तो x0 और x ये दोनों इसके अंदर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की दूरी ओरिजिन से n0 से कम होगी, x0 की दूरी भी ओरिजिन से n0 से कम होगी, जो कि यहाँ लिख दिया। देयरफॉर नॉर्म ऑफ दिस थिंग which is less than equal to norm of x plus norm of x0 is going to be less than 2n0, right? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x minus x0 belongs to 2n0। 2n0 क्या है? ये वो ओपन स्फीयर है ऑफ रेडियस 2n0 जिसका सेंटर 0 पर दिखाई पड़ रहा है कि दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की दूरी ओरिजिन से 2n0 से कम है, देयरफॉर x माइनस x0 बिलोंग्स टू दिस थिंग। और पुराने रिजल्ट के हिसाब से S2n0 यू कैन राइट एज 2n0 S1। सो x माइनस x0 बिलोंग्स टू 2n0 S1, राइट? तो ओके, नाउ ये तो आप पहले कर चुके थे। अच्छा, इसमें एक चीज गड़बड़ हो रही है। नहीं, यहां तक आप कर चुके थे। ओके, सो आई कैन गो अप टू दिस स्टेज। वहां तक आप कर चुके थे, तो फिर से आ जाए। तो x माइनस x0 बिलोंग्स टू 2n0 S1। नाउ दिस शोज दैट Tsn0 माइनस y, तो हमने क्या दिखाया? अगर हमने z इसका कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे कि z जिसकी शक्ल ऐसी होगी, तो चूंकि x माइनस x0 उसको बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर t ऑफ दिस थिंग विल बिलोंग टू t ऑफ दिस थिंग। ध्यान रखिए, बिकॉज x माइनस x0 बिलोंग टू दिस थिंग, देयरफॉर t ऑफ दिस थिंग विल बिलोंग टू t ऑफ दिस थिंग। 2n0 बाहर निकाल सकते हैं आप, राइट? सो हमने दिखा दिया कि z जो कि इसका कोई भी एलिमेंट है, सो इसका कोई भी एलिमेंट जो है दैट इज गोइंग टू बिलोंग टू t ऑफ दिस थिंग which I can write as 2n0 बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 2n0 इंटू S1। तो t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2n0 को बाहर निकाल लिया, तो दिस इज t S1, राइट? तो यहां से ये निकल के आ गया कि ये सेट इसमें भी कंटेंट है, और चाहे पसंद आए तो ये लिख लीजिए। इसका मतलब इसका क्लोजर कंटेंट होगा इसके क्लोजर में, तो वो यहाँ लिख दिया Tsn0 माइनस y0 का क्लोजर इज कंटेन्ड इन क्लोजर ऑफ दिस थिंग। चाहे इसका क्लोजर लिखें, चाहे इसका क्लोजर लिखें, बात ही की है। इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो नंबर 2 बोल दिया इसको। अब चूंकि f होमोमॉर्फिज्म है, सो कंटीन्यूअस क्लोज्ड आल्सो, तो हमने जो पहले जो लिखा था आपका नीले रंग में कि f ऑफ a क्लोजर इज इक्वल टू f ऑफ a पूरा क्लोजर, वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल कर ली क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है। सो f ऑफ Tsn0 इज इक्वल टू f Tsn0, राइट? तो यहां से ही हो जाएगा, क्योंकि f की परिभाषा क्या थी? f की परिभाषा थी f ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस y0। तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी? इसकी इमेज हो जाएगी, यहाँ भी एक ब्रैकेट छूट गया है,
तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, दिस होल थिंग माइनस वाई जीरो, दिस होल थिंग माइनस वाई जीरो। तो ये वाला पार्ट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, विद इन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, f of this thing is going to be t of sn 0 minus y, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी चीज को यहाँ लिख दिया है, केवल f की यहाँ पर जो डेफिनेशन उसका इस्तेमाल करके। सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग एंड विच इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट। अगर आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा देन यू कैन राइट लाइक दिस थिंग, यू कैन राइट लाइक दिस थिंग। तो इसको हम आगे इस्तेमाल करें, खूब बोल दिया हम नंबर 4, 3 गायब हो गया, 2 के बाद हमने 4 लिया, कोई बात नहीं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि नाउ कंसिडर अनदर मैप G फ्रॉम B dash to B dash given by Gx is equal to 2n0x। आप क्या कर रहे हैं, केवल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर वेक्टर के टर्म्स से सोचें तो आप उसको वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे बड़ा कर रहे हैं चाहे छोटा कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि 2 and 0 की वैल्यू क्या है। सो दिस अगेन कैन इजीली बी वेरीफाइड टू बी 1 1 on 2 कंटिन्यूअस और इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, तो ये सब हो जाएगा, ये आपको होमोमॉर्फिज्म है। उसी तरीके से जैसे आपने एफ किया था। सो दिस एफ आई ट्रस्ट यू कैन वेरीफाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो अगर होमोमॉर्फिज्म, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी रहेगी, जी ऑफ कोई भी सेट ए ले लीजिए, उसका क्लोजर इज इक्वल टू जी ए का पूरा क्लोजर। तो उसको इस्तेमाल करते हुए आई कैन राइट, बिकॉज इट होमोमॉर्फिज्म, आई कैन राइट जी ऑफ टी एस वन क्लोजर इज इक्वल टू जी टी एस वन पूरे का होल क्लोजर, राइट। और जी ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये जी की परिभाषा है। जी करता क्या है, किसी भी एलिमेंट को 2 and 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है। सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 and 0 टाइम दिस मच, वही हमने यहाँ लिख दिया है और ऐसे यहाँ लिख दिया है। तो वही चीज हमने यहाँ केवल जी की परिभाषा का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख दिया है। So you will get this thing, you will get this thing, you will get this thing. So okay, so you get this thing. अब यहां पर इसका इस्तेमाल कीजिए फोर्थ का। तो फोर्थ के हिसाब से फोर्थ कहता था कि ये सेट जो है, ये सेट जो है, ये सेट जो है, दिस इज कंटेन्ड इन दिस सेट एंड दिस सेट, और ये सेट जो है इसके बराबर अभी भी सिद्ध किया है। तो हम इसकी जगह पे आई कैन राइट दिस ऑल्सो, सो आई कैन राइट दिस। तो हमने फोर्थ का इस्तेमाल करके वी कैन कंक्लूड दैट टी एस एन 0 माइनस वाई 0 का ये दिस थिंग इज गोइंग टू बी कंटेन्ड इन दिस थिंग। अब हमने 1 का इस्तेमाल किया, ये कहता था कि 0 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी एस एन 0 माइनस वाई 0, राइट। अब ये जो सेट है ये इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा है ये वाला सेट। तो जब ये 0 इसका इंटीरियर पॉइंट, तो इससे बड़े वाले का तो होगा ही होगा। तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया कि चूंकि 0 पहले से ही इसका इंटीरियर पॉइंट था और ये सेट इससे भी बड़ा है, इसलिए 0 इज गोइंग टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। इसका मतलब कि 0 को कंटेन करने वाला हम एक ओपन बॉल निकाल सकते हैं जो कि इसके अंदर कंटेंट होगा। सो देयरफॉर देयर एक्सिस्ट्स एन ओपन बॉल जिसका सेंटर 0 पर होगा, रेडियस कुछ भी हो मान लीजिए, रेडियस का साइज ऐसा होगा कि वो कंटेंट हो इसके अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिवाइड बाय 1/2 and here 1/2 and here, so I'll get, आपको मालूम है कि r into s1 we have seen was equal to sr, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको 1/2 and से, so I can write this thing as s dash alpha 2n0। एक और चीज देखा था, TSR was equal to STR, ये सब पहले देख चुके थे, इसीलिए पहले इकट्ठा कर लिया था। तो वहां से फॉलो कर जाएगा that this thing is going to be contained in this thing, right? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप यहाँ तक ऑलरेडी ले चुके थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके जी, यस सर। ओके, सो हम धीरे धीरे इसको ऊपर का भी दिखता रहे थोड़ा थोड़ा।
तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी. ओके, सो नाउ 0 is an interior point of this thing. So you will get a zero centered open sphere which is contained in this thing. मान लीजिए open sphere है h dash alpha. h dash का मतलब open sphere and b dash, right? Something like this thing which also means this thing. तो इसका मतलब कि चूंकि ओपन है, इसका मतलब 0, इसका भी इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसका भी इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसका भी इंटीरियर पॉइंट हो गया. और जब इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा कि आई कैन फाइंड some open sphere around 0 which is contained in this thing. इससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको छोटा लिख के लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया यहाँ पर, राइट? तो इसकी हमको जरूरत नहीं थी, हम लिख दो s dash epsilon is contained in this thing. So अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो स्फीयर है, this is contained in the image of the sphere S3 under T. ठीक है, चाहे ये दिखाएं, और चूंकि हमको मालूम है कि S3 जो है वो है क्या, that is equal to 3s1. ये आपको याद है, राइट? तो चूंकि S3 हमको मालूम है इसके बराबर है, तो चाहे हम ये दिखाएं, चाहे दिखा दें कि this thing is contained in 3ts1. फिर 3 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, s dash epsilon by 3 ts1. दोनों में कोई अंतर नहीं है. So we will show that this thing is contained in this thing. तो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे इसका कोई भी एलिमेंट जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है. तो हमने कोई भी एलिमेंट लिया इसके अंदर, मान लीजिए y belongs to this thing, then ये ऑलरेडी इसके अंदर कंटेंट था, तो अगर y इसके अंदर, तो y इसके अंदर भी बिलोंग करेगा. तो y जब इसके अंदर चला गया, यानी कि y is going to be limit point of TS1. That means every open ball containing y will have non-empty intersection with TS1. शायद वही लिखा होगा. So y belongs to this one also, जिसका अर्थ ये हो जाएगा कि every open sphere containing y must contain some point of TS1. Must intersect TS1. तो हमने क्या किया कि हमने ये वाला ले लिया, हमने ओपन बॉल ले लिया अराउंड y, जिसका रेडियस एप्सिलॉन बाई 2 है. इसको थोड़ा बड़ा कर दें. ओके, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 है, राइट? तो इसका इंटरसेक्शन विद TS1 नॉन एम्प्टी होगा, तो इसमें हमको एक एलिमेंट मिल सकता है. तो हमने एक एलिमेंट ढूंढ लिया या चुन लिया, इसको y1 बोल दिया. अब चूंकि ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो आई कैन राइट दिस एलिमेंट एज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ S1, उसको बोल दिया x1. तो y1 इज इक्वल टू 2x1 बिकॉज x1 बिलोंग्स टू दिस वन. और चूंकि y1 इसमें भी है, ये है क्या, ओपन स्फीयर विद सेंटर एट y ऑफ रेडियस एप्सिलॉन बाई 2. इसका मतलब y और y1 की दूरी जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगी. ये भी हो गया आपका, राइट? नाउ इसके बाद क्या हुआ कि हमारे लैपटॉप का पावर खत्म हो गई, चार्ज नहीं कर पाए थे. सो नाउ ज़्यादा बचा नहीं है, आई कैन स्टिल नाउ कंप्लीट इट. ओके, सो y minus y dash y minus y1 is less than epsilon by 2, right? So now note that y dash अगर इसमें है, तो इसका मतलब कि y डैश की दूरी ओरिजिन से एप्सिलॉन बाई 2 से कम है, राइट? इसका मतलब ये भी है कि अगर हम y डैश को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस थिंग इज लेस देन दिस थिंग, राइट? Which also means that 2y dash belongs to this sphere of radius epsilon with center at origin. I can write like this thing, which also means अब कहीं पर लिखा होगा कि ये था आपके पास, राइट?
कि s dash epsilon is contained in this thing. So I can use this thing. This means that 2y dash belongs to TS1, which also means that 2y dash belongs to the bigger set, this thing, which also means that y dash belongs to half this thing, right? Which also means that y dash belongs to TS half this thing, right? तो हमने क्या दिखा दिया कि इसका कोई भी एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है. तो कंक्लूजन हमारा ये हुआ कि s dash epsilon by 2 is always contained in TS half का क्लोजर, राइट? नाउ यू रिमेंबर कि अभी शायद हम लोग बहुत नीचे नहीं आए, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, राइट? राइट. सो सिंस हम ये पहले ही देख चुके थे कि y और y1 के बीच की दूरी एप्सिलॉन बाई 2 से कम है, therefore y minus y1 will belong to the open sphere with center at origin and radius epsilon by 2, right? तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अब ये जो चीज अभी भी देखा है कि इसके अंदर कंटेंट है, तो अब हम यहां से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि y minus y1 therefore also belongs to TS half this thing, right? TS half this thing. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? hence there exists some ओके, हम क्या करते हैं कि जब ये इस पे बिलोंग किया तो क्या हो जाएगा? दैट दिस थिंग गोज टू लिमिट पॉइंट ऑफ TS हाफ. तो TS हाफ का ये लिमिट पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको कंटेन करने वाला हर ओपन सेट विल हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद दिस थिंग. फिर से रिपीट करना है, इसको कंटेन करने वाला हर ओपन सेट विल हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद दिस थिंग. सो दैट मीन्स कि इफ आई टेक एन ओपन सेट कंटेनिंग दिस, जिसकी शक्ल कुछ खास है, आई विल टेक S डैश सेंटर ले लें y माइनस y1, रेडियस ले लें जानबूझ के विथ समथिंग इन माइंड जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे. आई एम टेकिंग रेडियस. तो एनी ओपन स्फीयर कंटेनिंग दिस थिंग विल हैव नॉन इंटरसेक्शन विद दिस थिंग. तो इसका इंटरसेक्शन विद TS हाफ हमको मालूम है कि नॉन एम्प्टी होगा. तो नॉन एम्प्टी होगा तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा. तो हम वो एलिमेंट चुनते हैं और उसका नाम देते हैं, मान लीजिए y1 इस्तेमाल कर चुके, y2 बोल देते हैं. फिर से रिपीट. ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसमें है, इसलिए लिमिट पॉइंट है. इसका मतलब इसको कंटेन करने वाला हर ओपन सेट विल हैव नॉन एम्प्टी सेक्शन विद दिस थिंग. इन पर्टिकुलर आई एम टेकिंग दिस ओपन सेट, ओपन स्फीयर विद दिस पॉइंट एज सेंटर, रेडियस एप्सिलॉन बाय 4. तो इसका और इसका कुछ नॉन एम्प्टी सेक्शन का, उसी में से हमने एक एलिमेंट चुन लिया, मान लीजिए y2 चुन लिया. सो यहां से अच्छा अब आप क्या कीजिए कि कहां तक आप कर चुके थे?
स्क्रीनशॉट कहाँ तक लिया था हमको ध्यान भी नहीं है अब। हाँ ओके, कैन आई गो लिटिल अप? यस, ले चुके थे। टेक दिस वन, राइट? सो we can pick some y2 from this intersection. Now यहां से अगर आप ये देखें, y minus y1, क्योंकि y2 बिलोंग कर रहा है इस ओपन स्फीयर में जिसका रेडियस, इसका मतलब ये सेंटर है, इसका मतलब y2 की दूरी इससे जो है एप्सिलॉन बाई 4 से कम होगी, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 एंड y2 चूंकि ts हाफ में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज कि आई कैन राइट y2 equal to t of some element from here, some element from here. हमको याद नहीं हमने x क्या क्या इस्तेमाल किया है, चलिए x2 बोल देते हैं, x2, होपफुली x2 कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, where x2 belongs to s half. तो इसका निष्कर्ष निकला, y इसमें है तो ये चीज होगी, y इसमें है इसलिए ये भी होगा, राइट? विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग. तो अब एक चीज आप ये देखिए कि बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमको. ओके ओके, कहाँ पर था? कहीं पर कोई x1 था क्या? हाँ, कहीं पे x1 दिख रहा है कहीं पे कि नहीं? S1 नहीं. अच्छा, आई कैनॉट, हमको दिख तो नहीं रहा है. एनीवे कोई बात नहीं, ठीक है. देखिए फिर भी जब यहां तक आई गए हैं, ये SN क्या था? SN क्या था? SN था ओपन स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन विद रेडियस n. तो S1 में वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी दूरी ओरिजिन से 1 से कम होगी. S2 में वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी दूरी ओरिजिन से 2 से कम होगी. S3 में वो एलिमेंट जिनकी दूरी ओरिजिन से 3 से कम होगी, वगैरह वगैरह, राइट? सो व्हाट आई डू इज ओके how do I write it? ये x1 दिख नहीं रहा है आपको? नहीं, no x1 anywhere. मिला यहां कहीं x1 था. ठीक, ये था.
ठीक है, तो x1 belongs to s1. Okay. So we call that we had earlier chosen an element x1 of s1, क्योंकि तो इसका मतलब कि x1 की दूरी ओरिजिन से 1 से कम होगी. ठीक है, अब हम कहते हैं चूज एलिमेंट्स x2, x3, x4 वगैरह वगैरह विद, देखिए ये तो गारंटी है कि इसकी दूरी जो है 2 से कम होगी, लेकिन और कम भी चूज कर सकते हैं और ओरिजिन के पास जा सकते हैं. सो आई विल चूज इट टू बी इक्वल टू अच्छा ठीक है, लेट सीधे डायरेक्टली लिख देते हैं, हम इसको काट ही देते हैं. एक मिनट. Okay, so choose elements x2 from this thing from 1 by 2 square, 1 by 2 cube, so that this thing is less than 1 by 2 this thing is less than 1 by 2 square, this thing is less than I'm sorry 1 by 2 3 और करते करते xk from s1 to the 2 to the power, क्या लिखें इसको, क्या लिखें इसको बताइए, k minus 1. अब यही पकड़ना चाहते थे बस. ओके. सो x4 is less than, sorry, xk is less than 1 upon 2 to the power k minus 1. So this you can write as, okay, so choose like this thing, right? So in this way, so in this way we get a sequence x1, x2, x3 in B. Okay, in B. Choose elements y1, y2, y3 in B dash
in B dash such that T of xn is equal to yn for every n. भाई आपका t जो फंक्शन जो था याद कीजिए, t कहां से कहां तक था, ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम b टू p डैश। तो यहां पर जो आपने x1 x2 xn निकाले उन सब की इमेजेस ले लीजिए, राइट, उन सब की इमेजेस ले लीजिए, राइट। सो नाउ यू सी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कहां तक आपने पहले लिया था, तो आई हैव लॉस्ट ट्रैक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो यहाँ मार्क लगा दें कि यहां तक आप ले चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड प्लीज मेक श्योर कि इसके ऊपर का आप ले चुके हैं। थोड़ा नीचे कीजिए। थोड़ा नीचे का मतलब ऐसे करें कि ऐसे करें? मतलब सब प्रीवियस सर, इससे पहले प्रीवियस, ओके 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 ओके, हाँ वो आप बता दीजिए। यहाँ तक तो कर ही चुके थे आप, तो पक्का याद है हमको, ठीक है। ओके, यस सर। ओके, सो नाउ कहीं पर ये भी था, है ना। तो ये आपको x1 के लिए आपको y1 मिला था, x2 के लिए आपको y2 मिला था, y2 with the property that this belong to this thing, right? y2 with the property this thing, ऐसे ही y3 will belong to ts 1 by 2 square, y4 will belong to ts 1 by 2 cube, etc, right? तो ये सब x1 x2 की जगह पर आपको मिल रहे हैं y1 y2 like this thing. So observe that जो हमारी जो चॉइस रही है xn और yn की, वहां से आप इस चीज को नोट कीजिए कि xn जो है this is less than 1 upon 2 to the power n minus 1, वो तो लिखा ही था, x के लिखा ही था, आपको दिखाई पड़ रहा है, and y minus y1 plus y2, ये सब y वाला सब पहले वाले हैं, y जो है ना। So this thing is going to be less than, ठीक है, क्योंकि आपको ज्योमेट्रिक सीरीज मिल रही है, ठीक है। सो यू विल गेट दिस थिंग। इसको अब कुछ, अब नंबर तुम भूल गए, कौन सा नंबर था, स्टार बोल देते हैं, राइट, इसको हम स्टार बोल देते हैं। तो अब मान लीजिए कि SN तो गलत होगा, क्योंकि SN तो हमने स्फीयर के लिए है, तो SN लिख देते हैं। लेट SN स्टैंड फॉर the first n terms xn, then this thing is less than equal to the sum of this plus the sum of this plus norm of this plus norm of this plus norm of this, वो सब आपको मालूम है। So this thing is going to be less than equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 squared plus 1 by 2 to the power n minus 1, ज्योमेट्रिक सीरीज है, सम कर लीजिएगा, ये आएगा 2 के बराबर। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस थिंग, राइट। हेंस assuming n to be greater than m,
Sn minus Sm will be equal to, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस xn, फिर हो जाएगा ये x1 x2 xm, तो शुरू वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, और चूंकि n m से बड़ा है तो नॉन जीरो कहाँ से शुरू होगा आपका, मिलेगा आपको ये xm प्लस 1 से शुरू होगा, xm प्लस 1 प्लस xm प्लस 2 और चला जाएगा अप टू xn तक, यहाँ तक चला जाएगा. And this is less than 1 upon 2 to the power m, because norm of this thing is less than 1 upon 2 to the power m. Norm of this thing is less than 1 upon 2 to the power m plus 1. Or this will of course go up to 1 upon 2 to the power n minus 1. So this is again a geometric series, और इसका sum आप आएगा 1 upon, ये तो आपका कॉमन फैक्टर हो गया, 1 upon 2 to the power m, 1 minus 1 upon 2 to the power m minus 1. इसको डिवाइड कर दीजिए बाई 1 minus 1 by 2, and you can verify that this will be 1 upon 2 to the power m minus 1 into 1 upon 2 to the power n minus 1. So therefore this thing minus this thing will tend to something as n m n tend to infinity. क्योंकि जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, दिस विल टेंड टू जीरो, दिस विल टेंड टू जीरो, सो दिस होल थिंग इज गोइंग टू टेंड टू जीरो, होल थिंग. इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो मिली, दिस इज ए Cauchy सीक्वेंस इन बी. और आपको याद दिला दें, क्योंकि बना के स्पेस है, ये कंप्लीट है, इसलिए कन्वर्ज करेगा, इसलिए कन्वर्ज करेगी, राइट. सो दिस इज कंप्लीट, सो दिस इज कंप्लीट. सो दिस will converge to some x, of course, in B. Now, this is, of course, the limit of this thing, right? Or this is limit of this thing, और चूंकि ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी, ये था आपका, राइट, ये ऑलरेडी. सो दिस इज ऑलरेडी गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 2, ये लेस देन इक्वल टू था, सॉरी. But strictly less, right? Therefore, this is strictly less than 3. Hence, ये सब इसलिए करना पड़ा कि हम ये दिखा सकें कि दिस x बिलोंग्स टू S3, क्योंकि इसका नॉर्म जो है विच इज लेस देन 3, x बिलोंग्स टू S3. ऑल्सो अच्छा, हम 1 मिनट लेंगे, अदरवाइज हमको फिर सब रिपीट करना पड़ेगा. Tx is equal to T limit Sn, which is equal to limit Tsn, right? इसलिए because T is continuous, so you can take T inside, which is equal to limit of Tx1 plus Tx2 plus
txn which is equal to limit of the ये y1 है, ये y2 है, ये yn है, right? And this is equal to y. This is equal to y. ये आपका यहाँ पर था कहीं पर, कहाँ पर? ये वाला, right? Because as n tends to infinity, you can see that this is going to be, okay. So this is going to be equal to y. This is going to, ये स्टार छिप गया है, right? कहाँ चला गया? C star. This is equal to y. Therefore, this y belongs to x s3 में है, तो tx belongs to ts3, ये इसके y के बराबर है, y belongs to ts3. तो इसका मतलब कि ये y कहाँ से आया था? y हमने यहाँ से चूज किया था, पुराना देखिएगा. This thing is going to be contained in ts3. इस y इसका कोई भी arbitrary element था, right? So implying that s dash epsilon y3 is contained in ts1. So therefore ts1 contains an origin centered open sphere in b dash. यही दिखाना था. आप देखिएगा, राइट? आप देखिएगा शुरू में लिखा था कि हमने लिखा, हाँ सर दूसरी क्लास है. ओके, यू कैन लीव द क्लास. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यू कैन लीव, हमारा प्रूफ खत्म हो गया. यू कैन लीव द क्लास प्लीज. थैंक यू वेरी मच. यू कैन लीव द क्लास नाउ.